फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन से जुड़ रहे हैं। आप जैसा कि आप लोग मेरे चैनल को बराबर विजिट करते हैं और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे होंगे, तो आज हम लोग परीक्षा की चर्चा पे कुछ सवाल और कुछ आपके मन में डाउट्स भी होगा, उसको लेकर हम आए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या आज हम लोग क्या 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 जानकारी हम लोग को मिलने वाला है। तो ये देखिए, परीक्षा पर चर्चा। आप जैसा कि देख रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा। अब परीक्षा पर क्या चर्चा होना है। अब एक्चुअली क्या है कि अभी मार्च और फरवरी में 12th का एग्जाम और मार्च के करीब लगभग 10th का एग्जाम होगा। तो यही होना है। तो 10th के, अब देखिए 10th का एग्जाम हम पहले किस किस परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं उसको आप समझ लेते हैं। पहले क्लास 10th का, क्लास 12 और इसके बाद कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी में आ जाते हैं। ग्रेजुएशन करते हैं लोग, कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं। इसके बाद भी कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उस पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं। इसको आप पूरा देखिए और अच्छा लगता है तो आप मित्रों साथियों तक इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो अन्य जो लोग जिनके मन में डाउट होगा वो इन्हें इस वीडियो को देखकर उनका डाउट क्लियर हो सकता है, उन्हें कुछ लाभ होगा। तो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये देखिए, तो क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास ये कंपटीशन, हम ये 3 वीडियो लेकर आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। सबसे पहले हम आज बात करेंगे क्लास 10th का। क्लास 10th का जो है, अब हम क्या क्या इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। क्या क्लास 10th में क्या परीक्षा पर विशेष चर्चा होगा, परीक्षा से पूर्व हमें क्या करना है, परीक्षा के दौरान भी हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या करना है, और परीक्षा के बाद जब हम परीक्षा दे लेंगे, जब हमारा जो एग्ज़ाम होगा 4-5 दिन 6 दिन जो एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम देने के बाद हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 बातें हैं और यही मुख्य 3 बातें हम क्लास 12th में भी करेंगे। क्लास 12th के लिए यही सब होंगे, इसी पार्ट पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो बस टॉपिक बदलेगा, क्लास 12th हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लास 10th का। हम बाकी दोनों को मिलाकर चलेंगे और फिर सबसे लास्ट में कुछ लोग आ जाते हैं कंपटीशन में और कैरियर को लेकर अपने उत्सुक रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड हो जाए तो बेहतर होगा। तो हम उसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10 को लेकर। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसी पर है। तो पहला, परीक्षा से पूर्व। अब देखिए, करीब करीब आपके पास मिला जुला कर फरवरी में आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो फरवरी में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो ये एग्जाम के लिए, और अभी आज का जो समय है जनवरी चल रहा है और जनवरी 7 जनवरी है, तो इसलिए, और आप लोग का एग्जाम फरवरी में होना है। तो फरवरी 15-16 फरवरी से आपका एग्जाम जो होना है, तो उसके लिए आपको लगभग 1 महीना का समय है। तो इस एक मंथ में हम लोग को करना क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। इस एक मंथ में हमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। तो पहला चीज़ जो है, हमने ये इस पॉइंट को हम आज डील कर रहे हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को डील करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस करना है, रिवीजन पर। रिवीजन पर फोकस करें। क्या करना है, रिवीजन पर। रिवीजन पर फोकस करना है। अब रिवीजन किस तरह से करना है ये भी बात होता है। रिवीजन, अब आपके मन में सवाल आता है सर रिवीजन कैसे करें, क्या रीडिंग मारते रहें नोट्स को, रिवीजन कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने के लिए हमें करना क्या है। हमारा जो एग्जाम होने जा रहा है वो एग्जाम रिटन एग्जाम है। इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं और हमें उत्तर इसे दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न होता है, लघुत्तरीय प्रश्न होता है। यानी हमें कुछ लिखना भी होगा, अपने शब्दों में भी लिखना होगा। यानी दोनों तरह के सवाल होंगे, कुछ वैकल्पिक भी होंगे और कुछ गैर वैकल्पिक भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन हम कैसे करें, सवाल उठता है मन में। बहुत लोगों का सवाल उठता है कि रिवीजन आखिर करना कैसे है। क्या हम बुक लेकर फिर से पढ़ना शुरू करें उतना, क्या हम क्लास नोट्स उठा लें, या जो हमने जो नोट्स बनाया उसको उठाकर पढ़ना शुरू कर दें, कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो आपका क्लास नोट्स होगा, क्लास नोट्स उसे पढ़ना है।
उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के सवाल पर जाना है, यानी PYQs पर जाना है। अब PYQs क्या है? पिछले वर्षों के पूछे हुए एग्जाम, पिछले वर्षों के पूछे हुए एग्जाम में पूछे हुए सवाल होंगे PYQ, हमें इस पर ध्यान देना होगा। इससे हमें क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, यानी हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इससे हमें अंदाजा लगेगा, किससे लगेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगेगा। इससे में प्रीवियस ईयर के सवाल में आप देखें अब कितना साल का देख पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर का सवाल भी है तो हमें कितना साल का पढ़ें, कितना साल का? सर 10 साल का पीछे चल जाए, कितना वर्षों का, कितने वर्षों का लें? तो ज्यादा नहीं, कम से कम एटलीस्ट 5 इयर्स, कम से कम आप कितना चलिए, 5 साल पीछे चलिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन ही रिपीट कर जाते हैं। कुछ कुछ सवाल आप देखिएगा, मैक्सिमम कुछ कुछ सवाल होते हैं वैकल्पिक सवालों में, ऑब्जेक्टिव सवाल में, कि आपका वही सेम रिपीट कर जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव का तो बात अलग है, आप यदि पढ़े हैं बेहतर ढंग से, आपने अभी तक तैयारी किया है और हमको उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बेहतर लेवल पर होगा और आप अच्छा एग्जाम देकर आइएगा, बेहतर लिख कर आइएगा, या विश्वास रखिए। सबके मन में कौतूहल होता है कि हमारा कैसा एग्जाम जाएगा, वहाँ हम कितना लिख पाएंगे, रिजल्ट क्या होगा। तो गीता में एक बहुत अच्छा बात कहा गया है, हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा, और आपने कर्म किया है तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो गया, और आप जरूर आप करिएगा, आप में इतना है प्रयास करने का क्षमता है, आप कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, पर अब PYQ में हम देखना है कि कौन सा, अब इससे हमें पता चलेगा कि लगातार जो 5 वर्ष हुए हैं इसमें से कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे गए, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वैसे सवालों को हम रिपीट करके हम क्या करेंगे, उसको हम लिखने का भी अभ्यास करेंगे, और उसको हम जाके निरंतर अभ्यास करेंगे। उसका कैसे करेंगे, पढ़ना भी है उस क्वेश्चन को, उससे हम जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उसका गाइड उठाएंगे, उससे पढ़ेंगे। क्लास नोट्स में भी आपको क्लास में लिखाया गया होगा जो सवाल, उसका उत्तर लिखा होगा, कुछ आपको अलग तरीका से शॉर्ट तरीका, क्योंकि किताब की भाषा कुछ डिफिकल्ट होती है, उसे आप सरल तरीका से, क्लास नोट्स का आपको क्या फायदा होता है कि आपको उसमें सरल तरीका से लिखा होता है और ऐसा भाषा में होता है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप क्लास नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए और खुद से लेखन का प्रयास करें। सबसे बड़ा चीज ये है, लेखन का प्रयास करना। आप जितना ज़्यादा लिखिएगा, पहली बार में हो सकता है कि आप अच्छा ना लिखें, हो सकता है कि आप अच्छा नहीं लिखे हों, लेकिन इससे घबराना नहीं है। यदि मान लिया जाए आपने यहाँ लिखा और अच्छा नहीं लिखा और आपने लिखना छोड़ दिया, तो यही तो आदत आपका रह जाएगा और आप एग्जाम में जाकर इसी तरह का लिख कर आइएगा। तो जब जो लिखा हुआ आपको खुद अपने आप पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ये कैसे सोचते हैं कि एग्जामिनर आपका सवाल आपके लिखे हुए को बेहतर कहे या समझे आपके लिखे हुए? ठीक है, तो आप जो लिखे हैं उसको आप खुद से एनालिसिस कीजिए। आप नज़दीक में हैं, आप मेरे कोचिंग के बगल में, मेरे कोचिंग संस्थान के निकट रह रहे हैं, तो आप आइए और हम आपका कॉपी चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, कि क्या कमी रह गया आपके उत्तर लेखन में, है ना, आपके उत्तर लेखन में क्या कमी रह गया है, हम उसको बताएंगे और आपके उस कमी को हम दूर करेंगे, और जहाँ तक संभव होगा हम आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बहुत दूर में हैं, हम आपसे आप तक पहुँचना मुश्किल है, कुछ दूर दराज के गांव में होंगे और चाहते होंगे कि हाँ सर हम आपके पास आकर आपसे चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। यदि आना असंभव है तो आप, इसीलिए तो हमने ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास किया है, और आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, आप सिंपल सा इस पर कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको जो भी आपके मन में डाउट है आप उसको लिखिए वहाँ, और हम उसके जो संभव होगा हम उसका जवाब जरूर देंगे, और आपको प्रयास करें कि आपको मोटिवेट करें वहाँ, और आपके उत्तर लेखन को हम किसी भी प्रयास हाल में सुधारने का प्रयास करेंगे, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो ये हो गया, उत्तर लेखन का प्रयास करना है, हमेशा करते रहना है तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। यानी एग्जाम आपका 15 या 16 फरवरी को है, यानी 15-16 फरवरी तक आपको लिखना है, और आपका एग्जाम में आना कितना, 6 सब्जेक्ट है। पहला आपका क्या क्या है, सबसे पहले मैथ हम ले लेते हैं, मैथ के बाद हम ले लेते हैं हिंदी होगा, हिंदी के बाद आपका SST आएगा,
यानी सोशल साइंस है। साइंस है आपका, साइंस के बाद संस्कृत है, और एक रह गया इंग्लिश पेपर। हालांकि इंग्लिश पेपर जो होता है इसका मार्क्स केवल आप पासिंग मार्क्स है, यानी आप इसमें केवल क्वालिफाइंग भी आ जाता है, यानी 30% लगभग आ जाता है, तो आप इसको पास कर जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में तो खैर बिहार के बच्चों का इंग्लिश क्या है तो हमसे छुपा हुआ नहीं है ना, तो खैर फिर भी कोई बात नहीं है। इंग्लिश में आप बेहतर कर लीजिएगा, 30 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप नॉर्मल ग्रामर जानते हैं, एक ऐसे और एक एप्लीकेशन लिखना जानते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सर हम इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हैं और हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता या ऐसे नहीं लिखना आता, तो हमारे पास इंग्लिश के बेहतरीन टीचर हैं जो 12th और 11th 12th को गाइड करते हैं और 10th क्लास को बेहतर ढंग से वो गाइड करते हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए एक वीडियो बना दें, ताकि आपका जो भी डाउट हो इंग्लिश में थोड़ा भी आपका हेल्प हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके लिए मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा कि सर आप बच्चों को थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो इंग्लिश के लिए भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ का विवेक सर जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि एक बार आप आइए और बच्चों से जुड़िए और उनका जो भी डाउट है मैथ्स में आप उनका क्लियर कर दीजिए। हिंदी भी सर देते हैं, हिंदी भी सर लेते हैं ना, हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हिंदी में भी आपका डाउट क्लियर होगा। आपका जो भी सवाल है आप हिंदी से रख सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत है। और ऐसे तो हमें नहीं लगता कि आपको हिंदी में भी पूछने का दिक्कत है ना, हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत होगा। खैर थोड़ा बहुत तो दिक्कत हर जगह रहता है कि कितना भी तैयारी कर लीजिएगा तो अंदर से जो डर है वो डर जाता नहीं है। वो डर कब जाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका डर दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा, है ना। तो ये हिंदी का बात हो गया। हम पर कहेंगे सर आप मैथ और हिंदी को लेकर बच्चों के बीच आप आइए और कुछ उनको हम मोटिवेट कीजिए, हम बात करेंगे सबसे। रह गया SST, अब जो कि मेरा सब्जेक्ट है, उसके लिए तो हम आपको गाइड कर ही रहे हैं, अभी तक आप हमसे जुड़े हुए थे। अब जो अभी एक्चुअली क्या हमने पूरा लगभग समाप्त हो गया है, तो अब कुछ चीज़ें जो बची हुई है अब अंतिम समय में एक अंतिम प्रयास किया जाएगा। उसके लिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपसे बीच बीच में समय समय पर हम आपसे जुड़ते रहें SST को लेकर। फिलहाल अब अगला जो सब्जेक्ट है साइंस, साइंस के लिए भी हमारे मंजीत सर हैं, वो आपको लगातार गाइड किए हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट जो है मेरा है बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है मंजीत सर ने आपको पढ़ाया, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, और इसके साथ ही हमने बायो को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया। कुछ चीज़ आपको डाउट रह गया होगा लिखने में या फिर कहीं कोई तरह का दिक्कत आ रहा होगा तो हम इसको देखेंगे, यानी हम भी इसके लिए हम तैयार हैं। बायो का भी हम आपको कुछ गाइड कर देंगे, कोई तरह का डाउट है, जो लड़के हमसे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी हम गाइड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो ये ऑनलाइन माध्यम है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो है ना, जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं वो कोई मायने नहीं रखता, बस जुड़ने का इच्छा रखिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये बायो हो गया, बायो के हम लोग के भी हम कुछ वीडियो बना देंगे आपका। अब संस्कृत है, संस्कृत का, और संस्कृत के लिए भी विवेक सर बहुत अच्छे है ना, आप लोग को पढ़ाए होंगे संस्कृत का, हमें विश्वास है संस्कृत भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए होंगे सर। तो इस तरह से लेकर ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं आपको बेहतरीन ढंग से आपको सभी पर बराबर फोकस करना होगा। इंग्लिश को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं ना, इंग्लिश तो केवल आपका क्वालिफाइंग है, तो इसको आप नॉर्मली आप लेकर चलिए। बाकी इस 5 सब्जेक्ट जो कि आपका डिसाइड करता है, आपका रैंक डिसाइड करेगा, आपका मार्क्स डिसाइड करेगा और आपके समाज में प्रतिष्ठा को डिसाइड करेगा। इसी 500 नंबर में आपका डिसाइड होगा कि आप कितने नंबर लाते हैं। 500 में आप 300 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, इससे कम 250 पर आते हैं तो आपका सेकेंड डिवीजन आता है, और इसके नीचे आप आते हैं तो आपका जो है थर्ड डिवीजन आते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आप जितने भी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या हमसे नहीं भी जुड़े लेकिन हाँ बेहतर ढंग से तैयारी की है, मजबूती से तैयारी की है, एक बेहतरीन इरादा लेकर तैयारी की है और उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और हमें विश्वास है कि सभी बच्चे जिन्होंने बेहतर तैयारी किया होगा वो 350 प्लस मार्क्स लाएंगे, पक्का लाएंगे। हो सकता है कोई ऐसे बच्चे होंगे जो 400 क्रॉस भी करेंगे, वो हमारे संस्थान से हों, और जरूर होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम उनके लिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा थोड़े है कि जादू है जो कि नहीं हो सकता है एकदम। लेकिन हाँ आपने मेहनत किया है तो आप 400 प्लस जरूर ला सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल हम
अब बात करते हैं मेन जो हम जहाँ से चर्चा शुरू किए थे, हम फिर से वहीं लौटना चाहेंगे। ये हम आपको थोड़ा सा दिखा दिए, इतना तो बच्चा जानता है, जो एग्जाम दे रहा है उसको पता है कि सर ये सब चीज़ होता है, कभी कितने नंबर पर फर्स्ट डिवीजन आता है। अब रह गया कि हम 400, अगला जो मेरा होगा है ना कि सर हम 400 प्लस नंबर कैसे अचीव करें, कैसे हम लाए 400 प्लस नंबर, हम इस पर भी बात करेंगे। 400 प्लस नंबर कैसे, हम उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे, एक अलग से मेरा वीडियो आएगा। फिलहाल हम अब रिवीजन का बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा, इतनी बातों को आप गेन कर लीजिएगा, तो आप जरूर एक बेहतर मुकाम पर पहुंचेगा। इस एक महीना में बहुत कुछ किया जा सकता है, इस एक मंथ में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बस आप कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो करना क्या है आपको, उत्तर लेखन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब आपको उत्तर लेखन कैसे करना है, आप इसके लिए क्या कीजिए, टाइम, है ना, क्योंकि समय सबसे बड़ा चीज है। अब उत्तर लेखन में हमें क्या चाहिए, उत्तर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो हमें समय प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए, हमें बेहतर सुलेख मेरा अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरा राइटिंग अच्छा हो, यानी हम एक दिए गए समय, जो हमें बोर्ड जो समय देती है, उस समय के अनुरूप हम सभी सवालों को हल कर सकें, और मेरा जो सुलेख हो, जो मेरा राइटिंग हो, जो मेरा लिखा हुआ हो, वो बेहतर ढंग से दिखना चाहिए। अब हम लिखने का हमने सभी प्रश्न लिख दिए, हम बेहतरीन उत्तर भी हम बहुत बेहतरीन लिखे हैं, लेकिन अब जो चेक करने वाले हैं उन्हें दिखाई दे ही नहीं रहा है, स्पष्ट रूप से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमने लिखा क्या है, तो वो किस चीज़ पर वो मार्क्स देंगे, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अच्छा बात है कि हम समय प्रबंधन करेंगे। यदि हमारा राइटिंग बहुत खराब है तो हम प्रयास करेंगे उसे बेहतर करने का, और ये बहुत बड़ा बात नहीं है, आप चाहिए, है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए आप इस बात पर याद रखिए कि एक महीना भी कम नहीं होता है। मान लीजिए आपने पूरे वर्ष नहीं भी पढ़ाई किया है, तो इस एक महीना में आप पूरा पूरा बदल सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इस टिप्स के साथ, इस कुछ पॉइंट के साथ आप अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये इसी आधार पर हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत आगे तक, है ना, मोटिवेटेड रखेगा एग्जाम तक। तो आप करना क्या है, अब समय का प्रबंधन कैसे करें सर, सुलेख हम कैसे सुधारें सर। तो देखिए, सुलेख सुधारने का यानी आप राइटिंग, है ना, सुलेख बोले तो राइटिंग, है ना, जो राइटिंग आप कीजिएगा, है ना, जो राइटिंग लिखिएगा, जो आप राइटिंग लिखिएगा, तो राइटिंग लिखने के लिए आप क्या करना, क्या है आपको करना क्या है, राइटिंग के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का चुनाव कीजिए कि हमको क्वेश्चन क्या लिखना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि हाँ सर हमें ये सवाल लिखना है। आज हम 5 सवाल ज्योग्राफी का लेंगे, 5 सवाल इसका साइंस का लेंगे, 5 सवाल हमें अलग अलग सब्जेक्ट का, हमें 10 मैथ बनाना है। इस तरह से हमें क्या करना है, सभी को हम एक अरेंज वे में कर लिए, और उसके बाद हमने क्लास नोट्स पढ़ लिया बेहतरीन ढंग से। अब क्लास नोट्स पढ़ने का मतलब है आप उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया गया होगा, आप उसे पढ़िए। एक बार मान लीजिए नहीं समझना तो होता होगा, ऐसा है ना कि हमने जो क्लास नोट्स बनाए हैं, हो सकता है उस समय हमने लगातार बनाया और उसे हमने रिवीजन नहीं किया, तो इस कारण कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आप भूल चुके होंगे, तो आप उसे प्रयास कीजिए कि 2-3 बार पढ़ें, अंडरलाइन करें। नहीं समझ में आता है तो आप नज़दीकी जो सर हैं जिनसे आप पढ़े हैं उनका आप ले सकते हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्लास नोट्स पढ़ने का बहुत फायदा होगा, उसे बार बार पढ़ें, जितना ज़्यादा आप क्लास नोट्स पढ़िएगा आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर का सवाल रखिए अपने साथ और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। अब तो बहुत अच्छा कर दिया है कि आपको लगभग यदि आपका हिंदी में 100 मार्क्स है तो 50 मार्क्स आपका वैकल्पिक है और 50 मार्क्स ही लिखना है। यदि आपका जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे आप साइंस का लेते हैं तो उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर में 40 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो केवल आपको 40 नंबर ही लिखना है, यानी आपको लिखने का भी भार कम कर दिया गया है। हम लोग के समय होता था कि हम लोग को केवल 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, हम लोग को 60 नंबर लिखना होता था साइंस में। और हम लोग के समय ही ऐड हुआ था ज्योग्राफी, यानी ऐसे कर सकते हैं एसएसटी में हम लोग का प्रैक्टिकल ऐड हो गया था, और उसी में हम लोगों ने 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर का हम लोग का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का हम लोग के साथ हम लोग का ये 60 नंबर का जो था हम लोग का हुआ था, वहाँ एग्जाम हुआ था। तो इस तरह से हम लोग का जो था एग्जाम हुआ था। लेकिन आप लोग बेहतर हैं कि आप लोग का 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल जो आपको स्कूल से मिलना है, उसके साथ आप 40 नंबर आप ऑब्जेक्टिव का वहाँ से उठाइएगा, और 40 नंबर जो है आपको यहाँ से आराम से आप लिखना है, आपको 40 नंबर का केवल लिखना है। तो ये बेहतरीन आपके लिए हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, और
अच्छा बात यह है कि आपको जितना सवाल हल करना उससे दोगुना सवाल आपको दिया जाता है, तो इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव है, उसमें 80 सवाल हैं, 80 में इतना भी आप जरूर इतना दिन में पढ़े होंगे कि आपको कम से कम आपको 30 से 35 सवाल तो जरूर आता होगा। कितना भी होगा तो आपको 30 सवाल जरूर ही आता होगा कि एकदम डायरेक्ट हमको आ रहा है। बच गया 10 सवाल। अब उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि ऑप्शन ए और बी में दोनों लग रहा है, तो आप एक करके क्या कर सकते हैं, उसको बनाइए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपको कि बनाना नहीं, आपको सभी सवालों का जवाब दे कर आना है, आपको लिख कर आना है, लिखने वाला तो लिख के आना है और कलर करने वाला है तो कलर। एक बात और, तो ये जो है आपका ये हो गया बात। अब कहने का मतलब उत्तर लेखन के लिए हमें समय प्रबंधन करना था। समय प्रबंधन कैसे करेंगे? समय प्रबंधन के लिए हमने आपको पहले बता दिया कि आप एक क्वेश्चन का चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन पहले आप चुन लीजिए कि हमें क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन हमने चुन लिया और उसके बाद हमें आराम से एक बेहतरीन पेन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा महंगा पेन का हम बात नहीं कर रहे हैं। आप 0.5 mm का पेन उठाइए और उससे लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरा, उस पेन को आप थोड़ा सा है ना, उसको थोड़ा सा घिस लीजिए या फिर आप उसको यूज कर लीजिए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि नए पेन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए उसको आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि वो है ना वो लिखा हुआ हो तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा, सुगम लिखने में होगा। और आप एक क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन लीजिए और एक टाइम बांध दीजिए। जैसे मान लिया जाए 3 घंटा के समय 3 घंटा का समय हमें मिलता है और बारी बारी से एक सवाल पर लगभग आप मिनिमम आप 5 मिनट, बड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप उसको 10 मिनट का समय लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है एग्जाम में, अब ये तो यहाँ हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन करना क्या, सबसे पहले जिस तरह से एग्जाम में करना है वैसे यहाँ भी आपको काम करना है। समय प्रबंधन में करना क्या है आपको सबसे पहले क्वेश्चन का चुनाव किए, उसे पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पहले पढ़िए, समझिए सवाल को, सवाल कह रहा है क्या, सवाल कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए एक सवाल हम आपसे लेते हैं, है ना, आपके बुक से ही सवाल है। जैसे हम बिहार की कृषि के बारे में देखते हैं, कृषि से रिलेटेड ही ले लेते हैं और एक सवाल कृषि से आता ही आता है। तो कृषि में क्या है, सवाल पूछेगा, कृषि आपसे हो सकता है सवाल में पूछ दे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की चर्चा करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की चर्चा करें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की चर्चा करना है। देखिए 2 सवाल है, इसमें दो बातें कह दिया है। हमें कृषि के बारे में बताना है, लेकिन उस कृषि का महत्व हमें आर्थिक रूप में देना है। यानी हम कृषि का चर्चा तो करेंगे, अब ये नहीं कि कृषि के रिलेटेड है ना हम ये बुआई करते हैं वो बुआई करते हैं, इस तरह से नहीं। हम कृषि में जो पैदावार करते हैं, कृषि से आखिर कितना हम इनकम कर पाते हैं, इस पर चर्चा करना है। क्योंकि इसने जोड़ दिया है क्वेश्चन में भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था करने का मतलब भारत को यानी इस देश को की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है कृषि का, उसको लिखना है। रोजगार, क्योंकि कृषि जो है, भारतीय कृषि जो है ना, भारत कृषि प्रधान देश है, पहला चीज। अब जो इस कृषि से मैक्सिमम सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो अर्थव्यवस्था का पार्ट है, अंग है, वो कृषि ही है। तो इस पर चर्चा करते हुए हम धीरे धीरे पहले हम बांधेंगे ना, सबसे पहले हम पॉइंट को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कलेक्ट करते करते हम उसके बाद आएंगे कुछ चर्चा करेंगे। हम विशेष फसलों की चर्चा करेंगे, जैसे मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का बात करेंगे हम, फिर इसके बाद नकदी फसलों का बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नकदी फसलों के बाद हम चर्चा करेंगे कि किस अनाज से, है ना, किस खाद्यान्न से भारत को इकोनॉमी यानी पैसे की प्राप्ति होती है, इनकम होता है। किसान को इनकम कैसे होता है, क्या किसान, भारतीय सभी किसान जो हैं अनाज बेच देते हैं अपने या उपजाते हैं कुछ खाने के लिए भी, ऐसे किसान हैं जो खाने के लिए भी उपजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसे बेचने के लिए भी उपजाते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं कि केवल वे फार्मिंग करते हैं। जैसे आप जाइएगा पंजाब में, तो पंजाब में बड़े लेवल पर गेहूं की खेती होती है, बड़े बड़े फार्म में होती है खेती। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना उसका, तो वो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा जो है और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो हरित क्रांति का क्षेत्र है, और उस हरित क्रांति के क्षेत्र में उसने क्या किया, वो पूरे भारत को क्या, विश्व में भी वो गेहूं का निर्यात होता है वहां से। तो विश्व में निर्यात कर रहे हैं तो उससे हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें चर्चा करना, हमें देखना होगा। पहले हम अपने क्षेत्रीय लेवल पर बिहार का कुछ चर्चा करेंगे, उसमें
बिहार का चर्चा करके थोड़ा भारत का वहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ अगल बगल के राज्यों का, उसके बाद विश्व में हम पढ़ देंगे। तो इस तरह से हर सेक्शन पर, हर खंड पर जब हम चर्चा कर लेंगे तब एक मेरा अच्छा उत्तर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो इसका हमें समय प्रबंधन में ध्यान देना है कि हमें कितना समय लेंगे। हर क्वेश्चन पर आप देखिएगा कि कितने शब्दों में लिखना है, उसके अनुसार आप लिखना शुरू करेंगे। इन्हें के क्वेश्चन देखें और लिखना शुरू, ठीक है, क्वेश्चन देखें और उसका देखिए कि बगल में कितने शब्दों में कह रहा है। यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो लगभग आप 120 से 30 सवाल या लगभग 150 सवाल, 150 शब्दों में आप सवाल का है ना जवाब दे सकते हैं। अब सुने, आप शुरुआत से लिखने का प्रयास करें, बेहतर ढंग से लिखें। ठीक है, बेहतर ढंग से कैसे लिखेंगे, आराम से धीरे धीरे। होता क्या है ना कि हमें एक एक अक्षर, एक एक शब्दों पर हमें गौर करना होगा कि हम कौन सा शब्द बेहतर ढंग से लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, हर एक लाइन में अब सुलेख सुधारने का क्या है, सुलेख सुधारिए कैसे। आप सुलेख सुधारने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है कि आप एक लाइन में 4 वर्ड से या 5 वर्ड से ज़्यादा ना लिखिए। अभी देख लीजिए कि आप एक लाइन में कितना लिख रहे हैं, 4 वर्ड लिख रहे हैं, 5 वर्ड लिख रहे हैं, उसको देखिए। तो 4 से 5 वर्ड लिख रहे होंगे तो अब 4 से 5 वर्ड लिखिए, उसको 4 लिख रहे हैं तो 3 लिखिए, 5 लिख रहे हैं तो 4 लिखिए। और ऐसा नहीं कि सर एक एक वर्ड लिखिए, नहीं, ऐसे तो फिर बनेगा ही नहीं, वाकई ही नहीं बनेगा। तो इस तरह से बेहतरीन ढंग से आप अपना चुनाव करें। हमें मैक्सिमम जो है एक लाइन में 3 से 4, मैक्सिमम 4 शब्दों में या 5 शब्दों में उसको एक लाइन में लिखिए। और उसके बाद हमेशा अभी से आप आदत डाल लीजिए कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ के, है ना, करना क्या है, लिखते लिखते क्या करना है, आपको कुछ पैराग्राफ भी छोड़ना है ना, इन पारा छोड़ते हुए लिखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, हाशिया भी छोड़ना है। हाशिया क्या होता है, अब पेज है, मान लीजिए पेज है, तो पेज है तो दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, इस तरह से छोड़िएगा और बीच में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको लिखना है। ये सब चीज, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखिएगा एग्जाम, है ना, परीक्षा के दौरान। यहाँ से आप लिखिएगा तो यहाँ से भी परीक्षा के दौरान भी आपको काम करेगा। परीक्षा के दौरान क्या करना है, सवाल मिले तो आप हड़बड़ाना नहीं, आराम से एकदम सवाल को पहले पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आप एक एक करके देखिए, टिक लगा लीजिए कि कौन कौन सा सवाल हम इजीली रूप से बनाएंगे। आप उस सवालों को टिक कर लीजिए और उन सवालों का जवाब आप दीजिए। पहले जो सवाल आपको आता है उन सवालों का आप जवाब देंगे। तो ये हम आपको अब बता रहे हैं परीक्षा के दौरान की बातें। तो हम एग्जाम हॉल जाने से पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड अपना चेक करना है। एडमिट कार्ड चेक करेंगे, हमारे पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेंगे। एडमिट कार्ड के बाद अपना पेन, और पेन आप कम से कम 2 से 3 पेन रखिएगा। 3 पेन, मैक्सिमम 3 पेन रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो 3 पेन जो आप लेकर जाइएगा वो पेन थोड़ा चला हुआ रहना चाहिए, 2-4 दिन का कम से कम घिसा हुआ पेन रहे, 2-4 दिन चलाए हुए रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ लिखने में बेहतर होगा। नहीं तो वो नए पेन से लिखने पर क्या होता है, हल्का उगता है, और हल्का उगने से क्या होगा, बाद में हो सकता है वो आपका है ना, ऐसा हो कि वो देखने में अस्पष्ट हो सकता है। इसलिए आप उस पेन को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा चला लीजिएगा, 2-4 दिन पहले यूज कर लीजिएगा, उसके बाद उस पेन को लेकर जाइएगा। तो पहला चीज, आप एडमिट कार्ड अपना देख लीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड भूलना नहीं है। दूसरा, आप अपना पेन जो है, पेन लेकर जाइएगा। आप पेन जो है 2-3 पेन आप रख लीजिएगा और उसे थोड़ा सा घिसा हुआ रहना चाहिए। ये बातें हो गई। इसके बाद एग्जाम में जैसे ही प्रवेश करना है एग्जाम हॉल में, चिंता नहीं करना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप आराम से अपना रोल नंबर के हिसाब से आप बैठ जाइए। और उसके बाद अपने आसपास देख लीजिए कि आपके आसपास कहीं कोई चिट वगैरह गिरा हुआ नहीं, या कागज का टुकड़ा तो गिरा हुआ नहीं। यदि है तो आप उसे पहले फेंक दें, या वहाँ के जो टीचर होंगे, है ना, उन्हें बोल दीजिए कि सर यहाँ पर ये कागज है, यहाँ से हटा दीजिए इसे। क्योंकि चेक करने के दौरान क्या होगा, यदि कोई मजिस्ट्रेट या फिर कोई आएंगे तो उन्हें देखेंगे तो समझेंगे कि आपने ही फेंका है। इससे आपको कोई समस्या हो सकता है, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो आप उन पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ क्या करें। इससे अच्छा, वो सब परेशानी से अच्छा है कि आप वो अगल बगल देख लीजिए कि क्या करना है। उसके बाद एकदम गहरा सांस लेना है और आराम से आप क्वेश्चन आने का इंतजार कीजिए। आपको कॉपी मिलेगा, आप अपना नाम, रोल नंबर बेहतर ढंग से भर लीजिए। उसके बाद आप सवालों को देखिए। सवाल को देखने के दौरान क्या होगा, सवाल आप एक करके देखते जाइए और आराम से सवाल जब पूरा पढ़ लीजिए और उसी तरह से टिक भी करते जाइए कि हम इन सवालों को आसानी से जवाब दे देंगे। अब उस तरह से जो जो आप किए हैं, नंबर वाइज सबका क्वेश्चन नंबर लिखे जाना। मान लीजिए 5 हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे सब आपको बता रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम में हम मान रहे हैं 5 ही सवाल हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। तो हम क्या किए, सबसे पहले हमने अपना नाम वगैरह भर लिया कॉपी में,
नाम वगैरह जो था उसको भर लिए, और उसके बाद हमने हाशिया छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना शुरू करेंगे। यदि माने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हमको नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए पेज छोड़ देंगे, कम से कम एक पेज देख लेंगे कितने शब्दों में लिखना है, उस अनुसार से हम उसका छोड़ देंगे जगह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जाएंगे, इस तरह से हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से लिखना है और हर एक समय यदि आपको लगे कि समय का अभाव है या समय पता नहीं चल रहा है तो ऐसे तो वहाँ घड़ी होगा, यदि नहीं भी होता है तो आप टीचर वहाँ जो होंगे गाइड में होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर कितना समय हुआ है, उस अनुसार से आप अपना मैनेज कीजिए। 3 घंटा का समय होता है, बेहतरीन, आपके लिए बहुत पर्याप्त समय है, आप आराम से लिख सकते हैं जवाब को, बेहतर ढंग से लिखिएगा। अब परीक्षा दे लिया, 4-5 दिन आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम देने के बाद आप कीजिएगा क्या परीक्षा के बाद? आपको अब तो आपके पास कुछ समय है ही नहीं, करना क्या है? आपको तो लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे चलो यार थोड़ा सा घूम लेते हैं, है ना, बहुत दिन से घूमे नहीं हैं, एग्जाम में लगे हुए थे, ये है। अच्छा बात है, कुछ दिन घूम लीजिए, 2-4-5 दिन 10 दिन घूम लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, जहाँ जाना आपका इच्छा कर रहा है, मन को मत मारिए, है ना, मन के अनुसार कर लीजिएगा। यानी आप घूम फिर लीजिए, घूम फिर के जब आइए उधर से 2-4-5 दिन में 10 दिन में फिर लग जाइए आप। अब किस लिए लगना है? तो आगे क्या करना है 10th के बाद? अब किसी बच्चे को होता क्या है कि हम 10th के बाद करें क्या, 12th में क्या करना है, 11th-12th में लेना क्या है, हम एक पॉलिटेक्निक कर लें या फिर हम 11th-12th में एडमिशन लें। तो जिनको लगता है कि नहीं हम पॉलिटेक्निक करेंगे या फिर आगे बीटेक करेंगे या फिर ये करेंगे, तो वो करना है आपको, ठीक है। जिनको लगता है पॉलिटेक्निक कर लें तो कर लेता है, बहुत लोग पॉलिटेक्निक अच्छा है ना, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए टेक्निकल, आज के समय में टेक्निकल डिग्री हो तो बेहतरीन है। आप ITI भी कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, 11th-12th भी आप कर सकते हैं। तो जिनको लग रहा है सर हम 11th-12th करेंगे तो बेहतरीन है, कोई बात नहीं, तो आप 11th-12th करने के लिए क्या कीजिएगा सर, अब आपको लग रहा होगा सर कौन सा स्ट्रीम लें, हम साइंस की ओर जाए, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो आप उनके लिए आपको हम बता दें करना क्या है। आपको सबसे पहला चीज आप देख लीजिए कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट अभी तक क्या रहा है, आप किस चीज़ में बेहतर है। तो किन्हीं को मैथ साइंस बहुत अच्छा है तो वो साइंस की ओर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बेहतर है। लेकिन किसी को लग रहा है सर हमसे मैथ साइंस समझ में आता नहीं, पारे निकल जाता है, अभी तक तो वैसे ही काम चला रहे थे, जैसे कैसे वो ये 10th पास हो गए, कैसे 10th निकल गया, हम बस भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, अब भगवान अब मैथ साइंस से अब नहीं पाला पड़ना चाहिए, तो ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। करना क्या है हमको, अब वो आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स में कहानी रहेगा तो कहानी आपको आराम से समझ में आएगा, करने का कोई मैटर नहीं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आप उसका चयन कर सकते हैं, आप उधर जा सकते हैं। किन्हीं को लगता है नहीं सर हम आगे जो है बैंकिंग के सेक्शन में जाना चाहते हैं, हम कंप्यूटर वगैरह जो है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप ICOM कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर हम बाजार से जुड़े हुए चीज़ों से हम रखेंगे तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं, आप उसमें भी जा सकते हैं, आपको समझ में आता है, बेहतर है। तो हम तो 2 चीज़ का राय देते हैं ज़्यादा, आप एक आर्ट्स ले लें या तो साइंस ले लें, या किन्हीं को लगता है सर हम किसी कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट निकलने के बाद ये डिसाइड होगा, लेकिन आप एक डिसाइड कर लीजिएगा कि करना क्या है फाइनली। तो जो तब तक जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, आप एग्जाम दे लिए, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद आप एग्जाम तो दे ही दिए, अब परीक्षा दे लिए, परीक्षा के बाद आप घूम फिर के आ भी गए, अब लग रहा होगा सर करे क्या, बैठे हैं महीना दिन अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आपको इंतजार नहीं करना है ना, आप उस इंतजार में आप कर क्या सकते हैं, हम आपके लिए ऑनलाइन आपसे हम जुड़े रहेंगे। आपको करना क्या है, बस आना है समय से, और हम हर संडे को या हम आप यदि जैसा चाहें, आप लोग का जैसा साथ रहेगा, आप लोग जैसा सोचिएगा, आप लोग कहिएगा, हम डेली आपके लिए जुड़ सकते हैं। और डेली जुड़ने के लिए हमें कम से कम चाहिए व्यूअर्स, बेहतर चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो ये आपके सपोर्ट से होगा। यदि आपको लगता है कि हाँ सर हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, हम देखिए हम भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि यदि कहीं शून्य है तो हम शून्य में थोड़ा सा तो आगे हैं, यदि कहीं निगेटिव है तो हम अपने आप को शून्य समझते हैं, और शून्य का भी बहुत महत्व होता है। शून्य यदि एक के आगे पीछे लगे तो आगे लगने का महत्व और पीछे लगने का महत्व तो आप जानते हैं। यदि कोई संख्या है उस पर यदि 0 लगते जाए तो उसका 10 गुना मान होते जाता है, तो हम तो वही अपने आप को समझते हैं। तो इस तरह से आप यदि चाह रहे हैं सर कि हाँ हम आपसे जुड़ना चाहते हैं सर, और आप लगातार आप गाइड करते रहिए हमें, जब तक कि एग्जाम है ना, तब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, तो
तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम आपको लगातार कुछ ना कुछ एक ऐसे माध्यम से जोड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे, कुछ ऐसे वीडियो लाएंगे जो आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा और बेहतरीन गाइड करते रहेंगे हम आपको। तो ये तो आपका कमेंट पर डिपेंड करता है, आपको लगता है हाँ सर हम जुड़ेंगे, तो ये तो आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा तो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, और जितने लोग हमको लाइक करेंगे हम देखेंगे कि हाँ सर बेहतरीन लाइक आ रहा है, आप हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो हम आगे अब आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, अब परीक्षा का बाद भी चर्चा हो गया, तो आज का जो था ये जो परीक्षा पर चर्चा, इसका तो बात हो गया। अब कुछ लोग ये तो 10th वाले देखेंगे, कहेंगे सर हम ये तो 10th के लिए था, 12th वाला नाराज हो गया, कंपटीशन वाला नाराज हो गया। तो कंपटीशन वाला और 12th वाला को नाराज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे और पार्ट 2 में हम आपसे चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल गेन कॉन्सेप्ट गेन रिजल्ट पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला चीज़ थी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने के साथ आप उस पर ऑल पर टिक कीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो पहले मिल सके, है ना। आप जो भी हम यहाँ वीडियो अपलोड करें आपको पहले मिल सके। सब्सक्राइबर का यही फायदा होता है, सब्सक्रिप्शन का। इसमें सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है ना, ये ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करने का आपको चार्ज लगेगा, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर आपका वीडियो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, आप जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप वीडियो देखिए तो पूरा फुल्ली देखिए ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ और क्लास 12 के साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।